नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त हजारीबाग से है, जहां रुपेश हत्याकांड का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। आज पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने रुपेश के परिजनों से मुलाकात की। कल पूर्व सीएम रघुवर दास ने परिजनों से मुलाकात की थी और आज बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल समेत कई नेता रुपेश के परिजनों से मिलने के लिए बरही पहुंचे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह हजारीबाग प्रशासन पर बड़ा सवाल है कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हत्यारों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी और आगामी विधानसभा सत्र में भी इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कायदे से तो एसपी और डीसी को आकर के इस परिवार से मिलना चाहिए और बात करना चाहिए पूरी तरह से। लेकिन जिस प्रकार से लोग बताया कि अभी तक इनकी पत्नी या उनकी माँ और पिता से अभी तक कोई पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन आए नहीं, ये बड़ा दुखद है। पुलिस के ऊपर भी गंभीर संवेदना समझ में आती है, सरकार कितनी गंभीर है अपराधियों को पकड़ने में। पुलिस के ऊपर लगातार गंभीर आरोप लग रहा है। लोग आंदोलन करेंगे उसके लिए, ताकि इस परिवार को न्याय मिले और अपराधियों को। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध कोयला कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। प्रशासन ने धनबाद के कई इलाकों में छापेमारी की है। कतरास के केलुड़ी अवैध माइंस में छापेमारी की है। वहीं बरोरा थाना क्षेत्र के सिद्वार टाड़ में अवैध डिपो और राजगंज थाना क्षेत्र के दावाचीता में अवैध कोयला डिपो पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में भारी मात्रा में कोयला बरामद किया गया है। छापेमारी से अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गुप्त सूचना मिली कि बड़ौदा थाना अंतर्गत आपका कतरास से चंद्रपुरा जाने वाले हीरक रोड के दाहिनी ओर में एक डिपो का संचालन हो रहा था। प्राप्त सूचना के अनुसार हम थाना निरीक्षक सुनील कुमार और बड़ौदा थाना के थाना प्रभारी के साथ हम लोग वहाँ निरीक्षण किए। 2 ट्रकों को वहाँ पे कोयला लोड करते हुए पाया गया है। एक मोटरसाइकिल जब्त हुई है, जिसके माध्यम से कोयला उस डिपो पे लाया जा रहा था। साथ ही 2 साइकिल, जिस पे एक साइकिल पे 6 बोरे, एक साइकिल पे 7 बोरे कोयला लोड था, वो वहाँ से जब्त किया गया है। कोयला को मापी करने वाली एक मशीन जब्त किया गया है और कुछ औजार जिनसे कोयला को तोड़ने और खोदने का कार्य किया जाता है, उसको जब्त किया गया है। और गिरिडीह में कोयले का अवैध उत्खनन जारी है। भदवा पहाड़ी पर सरेआम कोयले का अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन पर लगाम लगाने में पुलिस और प्रशासन नाकाम है। प्रशासन माफियाओं के सामने नतमस्तक दिख रही है। पहाड़ी पर सैकड़ों ऐसे खनते हैं जो चल रहे हैं और यहां से अवैध कोयले को बिहार भेजा जा रहा है। कोयले को ट्रांसपोर्टेशन रात के अंधेरे में किया जाता है। एक तरफ कोयले के अवैध उत्खनन से कोयला माफिया मालामाल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर काम कर रहे दिहाड़ी मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर 80 फीट जमीन के अंदर नीचे जाकर कोयला निकालने का काम कर रहे हैं। कभी कभी मजदूर दबकर मर भी जाते हैं। कोयले को पहाड़ियों से निकालकर साइकिल के जरिए नीचे लाया जाता है और यहां पर पहले से खड़ी गाड़ियों में लोड कर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। आपको बता दें कि कोयले के लगातार अवैध उत्खनन से भू धसान की घटना भी सामने आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भदुआ पहाड़ी में, जहां पे इस तरह के अवैध कई खनते चल रहे हैं, जहां पर कोयला निकाला जा रहा है। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार कोयले की जो खनन है वो किया जाता है खनतों के माध्यम से। ये पहाड़ी और पहाड़ी के इस एरिया में कई खनते इस तरह चल रहे हैं जहाँ पे कोयला निकाला जाता है। और ये जो गहराई आपको दिखा रहे हैं लगभग 80 फीट गहरा है और नीचे से कोयला निकाला जा रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे पानी भी निकलता है और ऑक्सीजन लेवल जो होता है कम पड़ जाता है। इसी दरमियान आपको बता दें, यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह है कि लगातार कोयला निकाला जाता है। अच्छा ये बताइए, कोयला आप लोग कब से निकाल रहे हैं, क्या दिक्कत है आप लोग? हम लोग का दिक्कत यही है सर कि हम लोग बाप माँ गुजर गया, सीसीएल में नौकरी करता था, हम लोग छोटे थे लेने नहीं सके।
मजबूरन हम लोग का बोझ पड़ गया। तो बोझ पड़ गए के बाद में तो बाल बच्चे को पोसना है ना, शादी ब्याह करके हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। जो आ जाता है 250 हैं गुजर बसर कर रहे हैं। और अगर नहीं करते हैं तो काम कहाँ, बाजार में एक दिन मिलता है, दूसरा दिन नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो कोयला है इसी तरह साइकिल के माध्यम से पहाड़ी से नीचे उतारा जाता है और फिर इस कोयले को फिर आगे जाकर के गाड़ी में भर करके फिर उसे ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति जिले में बनी हुई है कि जो कोयला है उसका उत्खनन लगातार जारी है खंतों के माध्यम से। अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं कोयला, कहाँ ले जा रहे हैं? घर ले जाकर जलाने वाले हैं। कहाँ से निकाले हैं इसको? खंता में घुस करके निकाले? अभी निकाल रहे हैं। अच्छा, रोजाना कितना ले जाते हैं? यही 2-3 बोरी रोजाना ले जाते हैं। कितना दूर आपका घर? बगले में स्टेडियम के नीचे। कोयले के लगातार खंतों के माध्यम से जिस तरह से उत्खनन किया जा रहा है, इसके सबसे बड़ी वजह और दुष्परिणाम ये आ रहा है कि अंदर ही अंदर ज़मीन खोखली हो रही है और परिणाम स्वरूप इसका ये हो रहा है कि भू धसान की समस्याएं हो रही है। जो वाटर टैंक था वो भी गिरा, सीसीएल की जो ज़मीन पे जो घर बने हुए थे, क्वार्टर बने हुए थे, वो भी धंस गया था। तो इस तरह की ज़मीन जो भू धसान की समस्याएं हैं उससे खंतों के माध्यम से जो कोयला निकाला जा रहा है वो समस्याएं बढ़ जा रही है। हालांकि अभी भी इस पर लगाम लगाया नहीं जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। रांची के खलारी में इंस्पेक्टर फरीद आलम को हटाने की मांग को लेकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने आज थाना के इंस्पेक्टर फरीद आलम को हटाने की मांग को लेकर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। 15 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के खलारी अध्यक्ष मुकेश सोनी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता कालीचरण सोनी ने इंस्पेक्टर पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था और इंस्पेक्टर सहित 2 को नामजद आरोपी भी बनाया था। दोनों अपराधी जेल में हैं, लेकिन हाल के दिनों में रांची के कई थानेदार बदले गए, लेकिन खलारी इंस्पेक्टर पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोग आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में 16 दिसंबर को रांची के ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने एसएसपी के हवाले से इंस्पेक्टर को हटाने का आश्वासन आम जनता को दिया था। इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हम लोग आज थाना का घेराव किए थे और साथ ही मुकेश सोनी के परिवार को मुआवजा का मांग और उनके पत्नी का सरकारी नौकरी का मांग को हम लोग आज फिर से। उस दिन बात हुआ था कि थाना प्रभारी पे कार्रवाई करने के बारे में, कि उनके खिलाफ जांच हो और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको निलंबित करें और उनको स्थानांतरण करने के लिए स्थानांतरण निलंबित का मांग हुआ था। स्थानांतरण में दूसरा मुआवजा के बारे में बात हुआ था, जिसमें बीडीओ साहब भी थे, सीओ साहब भी थे, तो उसमें भी बोला गया था कि प्रॉपर चैनल से हम लोग काम करेंगे। और अगली खबर लातेहार से है, जहां प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या की गई है। हेरहंज प्रखंड के हेसातू गांव में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आने पर आरोपी को ग्रामीणों ने पंचायत में बिठाया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। हमारा भतीजा का हमारा जानकारी यहाँ कोई नहीं दिया, तो पुतैया फोन कर दिया कि हम इनके बड़ी मारपीट हुई, तो रात में हम लिए अला के बाद में वह यहाँ पूछा पूछी भले लड़किया से हमारे भतीजवा से, तो डर टूटले 51,000 ने 3100 रुपया दे लिए और आज जमा करे के एग्री कर ले तब तक पुराने छूट गए। तो करे दंड के बाद भी मार के मुआ दिया। दंड के बाद में पहले मारपीट हुआ, वो निर्णय मारपीट के बाद दंड टूटा। हाँ, पीछे कि इसको अब दंड लिया जाए तो 51,000 तोड़ा, तो 51,000 में हमको 51,000 बिहान पैसा जबर कर देंगे। तो अभी हम बैठे कैसे हो, तो 3300 रुपया दिए। और लातेहार मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरा है और कहा है कि राज्य में विधि व्यवस्था सब कुछ फेल है। बेहद अफसोस की बात है कि झारखंड में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकतंत्र है उस पर भीड़ तंत्र हावी होता जा रहा है। अभी हजारीबाग के बरी में रुपेश पांडे की हाल ही में मॉब लिंचिंग कर दी गई थी भीड़ के द्वारा, और अब लातेहार के हेरंज में एक व्यक्ति दिनेश सिंह के मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। उसमें महिलाओं को भी पीटा गया, भीड़ ने घेर कर इन्हें पीटा, बचाव तक पंचायत लगी, इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया गया और फिर दिनेश सिंह की हत्या कर दी गई।
देखिए, जब शासन का इकबाल खत्म हो जाता है, जब राज्य सरकार का फोकस लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं होता है, तो ऐसी ही घटनाएं बराबर होती हैं। और झारखंड में जिस तरीके से हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, तो ये साफ दिखा रहा है कि प्रदेश का जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गया है। और वहीं जेएमएम ने इस घटना पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। और इस तरह की घटना को न हम लोग बर्दाश्त करते हैं, न पार्टी बर्दाश्त करती है और न सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए। इस तरह की घटना राज्य में चाहे कहीं भी हो, वहाँ का स्थानीय प्रशासन, वहाँ जो लोग भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ये हम लोग चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इसको गंभीरता से ले। सांसद संजय सेठ ने झारखंड में मॉब लिंचिंग की वारदात पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि हजारीबाग की घटना से यह साबित हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कैसी है। जो मॉब लिंचिंग, रुपेश पांडे, कैसे रुपेश पांडे को खींच के मारा गया, हम तो बोट क्लब में भी ढूंढ रहे थे। हम तो गए, देखे इंडिया गेट, बोट क्लब में भी गए, कोई मोमबत्ती दिखाने वाला मिल जाए, कोई नहीं मिला। पूरी हिंदुस्तान में अखबार हमने पलटा कि भाई कोई मोमबत्ती लेके तो निकले, कोई नहीं निकला। हमने ढूंढा नेट पे, कोई किसी ने कहा कि भाई हम विवाद वापसी करने जा रहे हैं, कोई नहीं दिखा। क्या जिसने अपने अपना जीवन शुरू किया उसको आप खींच के मार दोगे? इससे घिनौनी हरकत कुछ हो सकती है? लोहरदगा में बुलबुल के जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन 3 दिनों से लगातार जारी है। पुलिस के जवान जंगलों में लगातार डटे हुए हैं। कल आईईडी ब्लास्ट में 2 जवानों के घायल होने के बाद पुलिस बल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं नक्सलियों के कई ठिकानों को पुलिस ने जंगल के अंदर ध्वस्त कर दिया। नक्सलियों की घेराबंदी कर लगातार अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस ने जंगल से भाकपा माओवादी संगठन के सामानों को जब्त किया है, जो रोज के उपयोग में लाई जाती थीं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल किस तरह से आईईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बलों के हौसले पस्त नहीं हुए। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को घेरने के लिए जंगल में घुस रहे हैं और नक्सलियों को घेरा जा रहा है। और सुरक्षा बलों के इस दबाव की वजह से नक्सली अपने जो ठिकाने हैं उनको छोड़कर भाग रहे हैं। नक्सलियों के कई ठिकानों को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है, वहां से कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। 3 दिनों से यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल आईईडी ब्लास्ट के जरिए नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था, जिसमें 2 जवान जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एयरलिफ्ट कर उन्हें रांची लाया गया था, जहां पर मेडिका अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। रांची के होनहार स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के जरिए घर बैठे मोटी कमाई कर रहे हैं, जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना तो सिखा ही रही है, आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखा रही है। मखमली कपड़े, डब्बों में बंद सजावटी सामान, गद्देदार तकिए और रंग बिरंगे चित्रों का संसार। कोरोना काल में घर बैठी कॉलेज छात्रा तृप्ति कुमारी को एक दिन न जाने क्या सूझा, दुलारे डॉकी का पोर्ट्रेट रंग दिया। छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर एक्सेसरीज बना दी, कुशन से लेकर कपड़े तक सिल दिए और बातों ही बातों में सोशल मीडिया अकाउंट पर पेज बना दिया। देखते ही देखते ऑर्डर आने लगे और आज ये कॉलेज स्टूडेंट घर बैठे पॉकेट मनी से भी ज्यादा कमाई कर रही है। शुरू में फ्री पोर्ट्रेट बना करके स्टार्ट किया था, उसके बाद में कुछ दिन में कमीशन वर्क आने लगा, उसके बाद फिर एक्सेसरीज बनाने लगी, उसके बाद फिर अभी बेड भी बनाने लगी हूँ। कॉलेज स्टूडेंट से बिजनेस गर्ल बन चुकी तृप्ति के पास आज ऑर्डर्स का अंबार लग चुका है।
किसी को अपने दुलारे डॉगी के लिए पेट बेड चाहिए तो किसी को मखमली कपड़े, किसी को अपने पालतू पपी की पोर्ट्रेट बनवानी है, किसी को एक्सेसरीज चाहिए। सबका ठिकाना एक ही है, तृप्ति का सोशल मीडिया पेज डर्टी पॉज। बस एक क्लिक कीजिए, आपकी पसंदीदा एक्सेसरीज आपके पास झट से पहुंच जाएगी। होनहार बेटिया के बढ़ते कदमों से मां की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये नहीं हो रहा है तो घर में बैठे कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो फिर हम लोग दोनों मिलकर शुरू किए। बेटी भी कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, तो हमको भी आजकल बहुत मन लग रहा है। कल परसों मशीन खरीदी है इसके लिए। तो देर किस बात की, आप भी अपने अंदर के टैलेंट को उभारिए और घर बैठे मोटी कमाई कीजिए। दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग बखूबी अपना स्मॉल बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं और घर बैठे बैठे कम खपत में कमाई भी हो पा रही है। लोग जो यूथ है बहुत संतुष्ट है इस चीज से। इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है इन लोगों की जिंदगी में। कैमरा पर्सन सजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रांची के प्रेस क्लब में जवाहर बाल मंच द्वारा नेशनल कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग कैंप और इनॉग्रेशन प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में करीब 100 बच्चों ने हिस्सा लिया और विभिन्न भाषाओं में गाना सीखते नजर आए। जवाहर बाल मंच के झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डीवीसी के 3 प्लांटों बोकारो, थर्मल, चंद्रपुरा और कोडरमा को शो कॉज जारी किया है। शो कॉज की वजह से प्लांट से मानक से ज्यादा प्रदूषण फैलना है। बोर्ड ने इसे लेकर डीवीसी से जवाब मांगा है और साथ ही बोर्ड ने कहा है कि अगर वे डीवीसी के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो डीवीसी को जुर्माने के तौर पर बोर्ड को 3 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसके बाद से इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है, जबकि सत्ता पक्ष विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। सरकार जो कार्रवाई करने की बात कह रही है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो उनको नोटिस तामीला करवाया है कि अगर आपने सारी चीजों का जवाब संतोषपूर्ण नहीं दिया तो आप पर फाइन इंपोज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर डीवीसी इतने दिनों से इस राज्य में कार्यरत है, तो क्या पॉल्यूशन विगत 1-8 महीने से या इस राज्य में नई सरकार आने के बाद से ही हो रहा है? सरकार को आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं सरकार खुन्नस निकालने की कोशिश कर रही है कि डीवीसी के साथ जो स्टैंड ऑफ चल रहा है सरकार का, पैसों के लेन देन को लेकर जो बार बार विवाद उत्पन्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार आज दबाव में है। अब जो डीवीसी कर रही है तो डीवीसी अगर करेगी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, डीवीसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार अगर जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, ये लोग जब भ्रष्टाचार के मामले में कोई ऐसी भी जांच होती है उसका भी राजनीतिकरण करते हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रांची संबलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है। सिमडेगा के 4 प्रखंडों से ये इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरेगी। इस कॉरिडोर के बनने से रांची और संबलपुर की दूरी काफी कम हो जाएगी। अभी रांची से संबलपुर की दूरी सिमडेगा होते हुए 319 किलोमीटर है, जबकि इस सड़क के बन जाने से रांची से संबलपुर की दूरी महज 212 किलोमीटर रह जाएगी। जिला प्रशासन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए लगातार ग्रामीणों से मिलकर भूमि अधिग्रहण कर रहा है। निश्चित तौर पे इस रोड के बन जाने से हम सभी जिला वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे गांव क्षेत्र के जो स्थानीय निवासी, स्थानीय जनजाति जो भी वनोपज पर निर्भर करते हैं, उन सभी को एक अच्छा बेहतर मार्केटिंग का भी प्रावधान मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हो गए हैं, वहीं सीआरपीएफ के एक जवान भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ उसूर इलाके के तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगलों में हुई है। मुठभेड़ में 168वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट और झारखंड के लाल एसबी तिर्की शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं झारखंड के सीएम ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है।
गढ़वा में आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निजी अस्पतालों में करोड़ों की हेराफेरी करने के मामले में डीसी के आदेश पर जांच शुरू हो गई है। एसडीएम गढ़वा के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने जिला मुख्यालय में कई निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया और अस्पताल प्रबंधन से घंटों पूछताछ की। जांच टीम में शामिल सिविल सर्जन ने बताया कि 1 साल पहले का यह मामला है। कुछ निजी अस्पताल में आयुष्मान आरोग्य योजना में फर्जी निकासी के संकेत मिल रहे थे, जिसकी शिकायत डीसी के पास की गई थी। हमारा स्पष्ट मंतव्य रहेगा और उसका फाइनल जो है रिपोर्ट उपायुक्त महोदय सरकार को जांच जारी है। हाँ, अभी गिरिडीह के बगोदर में पुलिस ने छापेमारी कर शराब के अवैध धंधे का खुलासा किया है। पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी का पीछा कर शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। पुलिस के अनुसार झारखंड से शराब ले जाकर बिहार बेचने की तैयारी थी। अवैध रूप से शराब भरकर बिहार की ओर ले जाया जा रहा था। तो गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम गठित किया गया बगोदर थाना में। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई और इस गाड़ी को क्रेटा गाड़ी, जिसे बगोदर से पीछा करते हुए अटका के जंगल में जाके इसको पकड़ा गया। गाड़ी संख्या है BR01FA 6263। गाड़ी पकड़ने के बाद गाड़ी की जांच करने से मैकडोल हाफ की 13 पेटी बरामद हुई, रॉयल स्टैग 1 पेटी और इंपीरियल ब्लू की 4 पेटी बरामद की गई है। साथ ही इसके दोनों चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। धनबाद के महुदा में पुलिस ने छापेमारी कर 4 टन अवैध लोहे का स्क्रैप जब्त किया है। पुलिस के अनुसार लंबे समय से यहां स्क्रैप का कारोबार चल रहा था। फिलहाल मामला जो है वो पुलिस के संज्ञान में है और छानबीन की जा रही है। यहाँ पे अवैध स्क्रैप का व्यापार किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पे रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगता है। वरीय पदाधिकारी के निर्देशों के अनुसार आज मैंने छापामारी की और अभी छापामारी के क्रम में यहाँ के जो मजदूर और जो मालिक थे पलायन कर गए। अभी अनुमान लगभग 3-4 टन होगा, लगभग 3-4 टन होगा, जिसको मैंने अभी सीज किया है। गढ़वा में अगलगी की घटना ने परिवार का आशियाना छीन लिया। अब परिवार सड़क पर अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। गढ़वा के शंभू राम के लिए कल तक यही झोपड़ी नुमा उनका आशियाना था, लेकिन आगलगी में फूस का यह आशियाना अब खाक हो गया है। घर का सारा सामान जल गया, वो अनाज भी अगलगी की भीड़ चढ़ गया जिसके सहारे इनका पेट भरता था। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ पूरा परिवार यहाँ मौजूद नहीं था। सभी लोग किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। घर में लगी आग के बारे में उन्हें गांव के लोगों ने सूचना दी। जब तक इस आग पर काबू पाया जाता तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। खरौंदी के गोबरदहा के रहने वाले शंभू की माली हालत पहले से ही खराब थी। मजदूरी कर 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था, लेकिन इस अगलगी में आशियाना छिन गया, अनाज जल गया, रह गई तो बस बेबसी। आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से इनके पास रहने का बस यही ठिकाना था, लेकिन वो भी अब आग में खाक हो चुका है। अब बस आशियाने की आस है। अगलगी के बाद पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। रहने के लिए घर नहीं है, इसलिए परिवार आवास योजना के तहत एक घर चाहता है। और खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए। लेकिन उसके बाद कोई भी समस्या तक देखने तक नहीं आता।